हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, कल जैसे हम लोगों ने 50 क्वेश्चन की मॉक टेस्ट की थी, आज हम उसी 50 क्वेश्चन से आगे बढ़कर एक नई मॉक टेस्ट के लिए तैयार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मान स्वर कितने होते हैं? क्वेश्चन नंबर 51, मान स्वर कितने होते हैं? 7, 6, 9 या 8? तो इसका ऑप्शन आपका होगा डी। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर डी 8। 51 का 8। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? ये क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि किस विद्वान ने देवनागरी की लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो वो थे आपके ऑप्शन नंबर ए, सुनीति कुमार चटर्जी। उसके बाद देखिए आगे, माटी की मूर्तें शीर्षक रेखा चित्र किस लेखक ने लिखा है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें। रांगे राघव, फणीश्वरनाथ रेणु, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो माटी की मूर्ति जो रेखा चित्र है, इसके लिखने वाले जो है रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। उसके बाद आगे देखें तो, परिंदे कहानी को हिंदी की पहली कहानी किस आलोचक ने कहा? तो ये आलोचक थे ऑप्शन नंबर ए, तो नावर सिंह ने परिंदे कहानी को आधुनिक कहानी का पहला कहानी माना था। मित्र संवाद, मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है? मित्र, रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल। आगे बढ़े तो, लगता नहीं है दिल मेरा, लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका कौन है? तो देखिए ऑप्शन, कृष्णा अग्निहोत्री, मैत्री पुष्पा, मनु भंडारी, पद्मा सचदेवा। तो इसकी आंसर जो है वो आपके ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा अग्निहोत्री। लगता नहीं है दिल मेरा, कृष्णा अग्निहोत्री। उसके बाद आगे बढ़े तो, हिंदी जाति की अवधारणा, क्वेश्चन नंबर 57, हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है? क्वेश्चन नंबर 57 की अगर ऑप्शन देखें, अज्ञेय, नगींद्र, रामविलास शर्मा और रामचंद्र शुक्ल। हिंदी जाति की अवधारणा, इसके आंसर है आपके सी, रामविलास शर्मा। उसके बाद आगे बढ़े तो, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो ऑप्शन देखिए, डोगरी, भोजपुरी, मैथिली, बोडो। तो 8वीं अनुसूची में जो भाषा नहीं है वो है आपके भोजपुरी। क्वेश्चन नंबर 59, इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? तो ए, भारत भारती, बी, चिंगारियां, बंदिनी या झांसी की रानी। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर देखिए तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चिंगारियां। कृति प्रतिबंधित रही है तो वो है आपके चिंगारियां। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 60, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? तो ऑप्शन, ममता कालिया, चित्रा मृदुगल, मैत्री पुष्पा, राजेश सेठ। क्वेश्चन नंबर 60 का देखिए सही आंसर होगा आपका चित्रा मृदुगल। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, चित्रा मृदुगल। उसके बाद आगे बढ़े तो, विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? तो वीर रस, हास्य रस, अद्भुत रस या रौद्र रस। तो विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अद्भुत रस। अद्भुत रस के स्थायी भाव है आपके विस्मय या आश्चर्य। उसके बाद आगे बढ़े तो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सुर काव्य की ऐसी कौन सी बड़ी भारी विशेषता है जो तुलसीदास में उतनी नहीं है? तो क्वेश्चन एक बार फिर से समझते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सुर काव्य की ऐसी कौन सी बड़ी भारी विशेषता है जो तुलसीदास में नहीं है? तो ऑप्शन देखिए, छंद वैविध्य, रस वैविध्य या नवीन प्रसंगों की उद्भावना या प्रबंध पटुता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर सी, नवीन प्रसंगों की उद्भावना, नवीन प्रसंगों की उद्भावना। उसके बाद, भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार को स्पष्टतः समझ सकता है। तो ये परिभाषा किसकी है? भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को स्पष्टतः समझ सकता है। ये परिभाषा किसकी है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर ए, कामता प्रसाद गुरु का है, कामता प्रसाद गुरु का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64, लोकनायक वही हो सकता है जो
माफ कीजिएगा, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय का विराट चेष्टा है। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके, ऑप्शन देखिए, आचार्य शुक्ल, बी आचार्य हजारा प्रसाद द्विवेदी, और आचार्य नंद तुलारे वाजपेयी, या डी डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 64 का बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। उसके बाद देखिए कि भरत मुनि के रस सूत्र को अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य ने किया? तो इसका ऑप्शन देखें तो भट्ट लोलक, भट्ट नायक, शंकुक या अभिनव गुप्त। तो भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या किया था आपके आचार्य शंकुक ने। उसके बाद आगे बढ़े तो सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े की बिहारी विवाद को जन्म दिया था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले किस आलोचक ने अपने ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी इस विवाद को जन्म दिया था? तो इसके ऑप्शन देखिए, पहले मिश्र बंधु अपने ग्रंथ हिंदी नवरत्न में, पद्म सिंह शर्मा बिहारी सत्स्य की भूमिका में, कृष्ण बिहारी मिश्रा देव और बिहारी, और लाला भगवान देव बिहारी और देव। तो आपको पहचान करनी है कि वो कौन से आलोचक और ग्रंथ थे। तो 66 का ऑप्शन नंबर देखिए तो ए, मिश्र बंधु अपने हिंदी नवरत्न ग्रंथ में ये विवाद को जन्म दिया था सबसे पहली बार। बाधा था विधु को किसने इन काले जंजीरों में से मनी वाले फनियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से? इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बाधा था विधु को किसने इन काले जंजीरों से मनी वाले फनियों का मुख क्या भरा हुआ हीरो से? इन पंक्तियों का कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर ए उपमा, बी रूपकातिशयोक्ति, सी रूपक, या डी उत्प्रेक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रूपकातिशयोक्ति। उसके बाद आगे बढ़े तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कला विधि निर्धारित की है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान के कला विधि को रखा था उन्होंने 1900 से 1950 तक, या 1925 से 1950 तक, या 1925 से 1975 तक, या ऑप्शन नंबर डी 1900 से 1925 तक आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो आंसर बन जाएगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, 1925 से 1950 तक, विक्रमी शताब्दी तक। आगे बढ़े तो देव कवि किस जिले के थे? देव कवि किस जिले के थे? क्वेश्चन नंबर 69। तो देव कवि किस जिले के थे? तो ऑप्शन नंबर ए मैनपुरी, बी बनारस, सी गोरखपुर, या डी इटावा। तो जो 69 की आपके आंसर हो जाएगा देव कवि थे आपके इटावा जिले के, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अखड़ावत काव्यकृति के रचयिता कौन है? अखड़ावत काव्यकृति के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन उस्मान, मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन, या कुतुब। तो आपको बताना है कि अखड़ावत किसकी कृति है। तो वो आपके हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी की अखड़ावत है। उसके बाद आगे बढ़े तो आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द है? आल्पिन और गमला आपके किस भाषा के शब्द है? तो ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाली के शब्द है। आल्पिन और गमला आपके पुर्तगाली के शब्द हैं। भक्ति काल के किस कवि को जरिया विशेषण से विभूषित किया गया था? तो आप सभी को पता है कि ये नंददास को कहा जाता है, नंददास जड़िया। रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं? तो ऑप्शन देखिए कि A6, B3, C8, D4। तो 73 का ऑप्शन नंबर रचना के आधार पर वाक्य के भेद यहाँ पे ऑप्शन बी होगा 3। उसके बाद आगे बढ़े तो कत देखाए कामनी दे दामिनी को या बाह थरथराती सोतन फिरे फन फराती मुगन माही किस कवि की पंक्ति है? कत देखाए कामनी दे दामिनी को या माह थरथराती सोतन फिरे फर फराती घनमाही, ये किस कवि की पंक्ति है? तो ऑप्शन देखिए कि अब्दुल रहीम खनकाना, बिहारी लाल, सैयद गुलाम नबी रसलीन, भिखारी दास। तो क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर आपका है
सैयद गुलाब नबी तस्लीम की बनती है ये। उसके बाद आगे बढ़े तो हिंदी के मध्यकाल का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। हिंदी के मध्यकाल का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। ये मान्यता किसकी है? आचार्य शुक्ल की, आचार्य हजारा प्रसाद द्विवेदी की, रामकुमार वर्मा की या राहुल संस्करण की? तो हिंदी के मध्यकाल का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। स्वाभाविक विकास से मानने वाले एक ही आलोचक थे आपके, वो थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद दंडी की काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या था? दंडी की काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम आपका ऑप्शन नंबर सी काव्यदर्श। उसके बाद आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 77, 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? तो जगदीश गुप्ता, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आगे बढ़े तो खलताही का दूसरा नाम, खलताही का दूसरा नाम, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किस बोली की दूसरी नाम जो दूसरा नाम खलताही है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, छत्तीसगढ़ी। उसके बाद स्वनिम का अर्थ है 79 का ध्वनि। स्वनिम का अर्थ है ध्वनि। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 की देखिए कि गोस्वामी तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी? एक, यश के लिए, लोक हित के लिए, परंपरा अनुपालन के लिए, स्वतः सुखाय के लिए। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन होगा जो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी? तो स्वतः सुखाय के लिए। उसके बाद आगे बढ़े तो विरुद्धों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? विरुद्धों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल जी ने, विरुद्धों का सामंजस्य। उसके बाद किस सूफी कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर बरबे चौपाई छंद के बंद का प्रयोग हुआ? 82 का ऑप्शन होगा ए नूर मोहम्मद के कृतियों में। उसके बाद आगे देखें तो भट्ट लोलत द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? भट्ट लोलत ने कौन सा मत दिया था? तो इसका ऑप्शन देखिएगा उत्पत्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद, अनुमितिवाद या भोगवाद। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर उत्पत्तिवाद, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद काव्य शोभाकराना धर्मालंकारातः प्रचक्षते उक्ति के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 84 के ऑप्शन नंबर डी आचार्य दंडी। उसके बाद आगे बढ़े तो सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है तो क्वेश्चन नंबर 85 ऑप्शन नंबर ए। ये आधुनिक खड़ी बोली के प्रवर्तकों में से एक माने जाते हैं। तो इनकी भाषा की विशेषता यह है कि इनकी खड़ी बोली में पूर्वीपन को देखा जा सकता है। उसके बाद आगे बढ़े तो कविता की तीसरी आंख की रचनाकार कौन है? 86 के ऑप्शन देखिए तो शेर जंग गर्ग, मृदुला गर्ग, प्रभाकर क्षेत्रीय, इनमें से कोई नहीं। 86 के ऑप्शन नंबर सी प्रभाकर क्षेत्रीय। उसके बाद भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विश्वबंधु, रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा था आचार्य ग्रियर्सन ने। 87 का ऑप्शन नंबर सी। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है ए विजयदेव नारायण शाही, बी डॉक्टर रघुवंश, सी रामस्वरूप चतुर्वेदी या दी नेमीचंद्र जैन। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक के नाम है ऑप्शन नंबर सी रामस्वरूप चतुर्वेदी। संवेदात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन थे? 89 क्वेश्चन की संवेदनात्मक ज्ञान या ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन थे? ए रमेश कुंतल मेघ, बी विजयदेव नारायण शाही, सी मुक्तिबोध या डी मनोहर श्याम जोशी। 89 को जो आंसर हो जाएगा आपका सी मुक्तिबोध। उसके बाद आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 90 को देखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? आचार्य शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? भूषण को, केशवदास को, देव को या मतिराम को? तो आपको बताना है कि कठिन काव्य के प्रेत उन्होंने किसको कहा था? तो ऑप्शन नंबर बी केशवदास को।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91, वाक्यांश रसात्मक काव्यम, ये किसकी परिभाषा है? तो पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य बावन, आचार्य दंडी या आचार्य विश्वनाथ। तो वाक्यांश रसात्मक काव्यम, ये ऑप्शन नंबर डी आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। उसके बाद आगे बढ़े तो तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक कौन है? 92 के लेखक कौन है? तो ऑप्शन लिखिए विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेरनाथ राय या इनमें से कोई नहीं। तो तुलसीदास चंदन घिसे ये एक व्यंग्यात्मक साहित्य निबंध है और इसको लिखने वाले जो है हरिशंकर परसाई जी हैं। उसके बाद आगे बढ़े तो चाटन नाम से हिंदी के किस साहित्यकार ने निबंध लिखे थे? तो ऑप्शन देखिए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी अज्ञे, सी जनेन्द्र या डी वासुदेव नारायण शरण अग्रवाल। 93 के ऑप्शन आपके बी सही हो जाएंगे। अज्ञे का एक नाम कुट्टी चाटन, या ऐसे कह के अज्ञे ने बहुत सारे निबंध कुट्टी चाटन नाम से भी लिखे थे। उसके बाद आगे बढ़े तो बांगड़ो किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बांगड़ो किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या पहाड़ी। 94 का ऑप्शन हो जाएगा आपका पश्चिमी हिंदी का। पश्चिमी हिंदी के उपभाषा वर्ग की भाषा है बांगड़ो, बोली है बांगड़ो। उदयभान चरित के लेखक हैं लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल या इंसा अल्लाह खान। 95 के आंसर हो जाएगा आपका देखिए इंसा अल्लाह खान, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आगे बढ़े तो अमन का राग के लेखक कौन है? अमन का राग 96। तो ऑप्शन के भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह या त्रिलोचन। तो अमन का राग के लेखक हैं आपके शमशेर बहादुर सिंह, अमन का राग। उसके बाद आगे बढ़े तो काल क्रमानुसार इन रचनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए। तो आप देख लीजिए कि कौन से पहले होगा और कौन से बाद में। तो 97 का आपका सबसे पहला जो होगा वो होगा आपका कुतुबन का मृगावती। उसके बाद जायसी का पद्मावत, मंझन की मधुमालती और चित्रावली। तो ये सही रहेगा आपका। उसके बाद आगे बढ़े तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो आप देख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर डी अर्ध कथानक, टुकड़े टुकड़े दास्तान, आज के अतीत और मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99, प्रकाशन वर्ष के अनुसार महाकाव्य को सही अनुक्रम बताइए। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार तो ये आधुनिक महाकाव्यों की श्रृंखला है जिसे आपको ये सही अनुक्रम में लिखना है। तो सबसे पहले आएगा आपका प्रिय प्रभास, उसके बाद साकेत, उसके बाद कामायनी, उसके बाद उर्वशी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद स्पर्श व्यंजनों को उसके उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया था? तो ऑप्शन लिखिए 3, 4, 2 या 5। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5। उसके बाद आगे बढ़े तो राम नरेश त्रिपाठी ने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन कितने भागों में किया है? राम नरेश त्रिपाठी ने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन कितने भागों में किया है? तो क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर हो जाएगा आपका 8। तो ये आपके
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक दूसरी मॉक टेस्ट के साथ। तो इसी तरीके से चैनल पे बने रहें और लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें। धन्यवाद।